हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 5 है, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट और अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपका 5 प्रैक्टिस सेट हो गया इस वीडियो को लेकर, और इसके बाद हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो कि हाँ, ये हमारा ये चैप्टर हो गया है, ये चैप्टर हो गया है। ऐसे मिक्स में आपको क्लियर भी नहीं हो रहा, ठीक है। और मिक्स तो आपका 5 वीडियो हो ही गया। अब मैं स्टार्ट करूँगा आपका चैप्टर वाइज, ठीक है। और चैप्टर वाइज जो होगा, पहले आपका स्टील स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जो कि आपको कल या फिर परसों वीडियो शाम को मिलेगा, ठीक है। एंड एक और बात कहना चाहता हूँ, नॉन टेक्निकल का भी क्लास अब चलेगा। तो टेक्निकल का तो आपको शाम को मिल ही रहा था वीडियो, और नॉन टेक्निकल का आपको अब मॉर्निंग को मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली जो नॉन टेक्निकल का क्लास होगा वो आपका कंप्यूटर, जिसमें से 700 या 800 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कंप्यूटर का। 10 वीडियो टोटल बनाऊंगा, ठीक है। 10-12 जितना मैंने वीडियो बने, आपको 700-800 क्वेश्चन में कराऊंगा कंप्यूटर का, और रीजनिंग का भी क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल आपको मॉर्निंग में अब मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा आज। और एक बात देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 8 क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। और 22 क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरी है या फिर फॉर्मूला बेस है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है और 22 क्वेश्चन थ्योरी या फिर फॉर्मूला बेस है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका 8 ही है, 22 क्वेश्चन आपका थ्योरी होगा या फिर फॉर्मूला बेस होगा, ठीक है। तो परेशान ना होइएगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल हो रहा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए, पहला सवाल है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर ए 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल, ठीक है। अब देखिए, 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब कि ईंटों की संख्या कितनी चाहिए। 5 घन मीटर ईंट की दीवार के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या निकालना है आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर क्यूब चिनाई कार्य में ईंटों की संख्या कितनी होती है, 500 होती है, ठीक है। तो टोटल इसमें 5 घन मीटर पूछ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में आपको पता है 500 हुआ। और ये 500 कैसे हुआ मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में आपको 500 है, तो 5 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ईंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका निकल गया 25, 100 ईंट, ठीक है, 2500 ईंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि 500 कहाँ से आया, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे 500 हुआ। देखिए देखिए, 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या 500 है, तो 5 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या 5 से गुणा कर दिए तो 2500 ब्रिक हो गया। अब देखिए 500 कहाँ से आया, तो देखिए 1 मीटर चिनाई कार्य जब करते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट निकालते हैं चिनाई कार्य के लिए, तो 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, ये तो 1 मीटर क्यूब चिनाई कार्य में हो गया। अब मसाले सहित एक ईंट का माप 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, पता होगा आपको। और देखिए, ये टोटल चिनाई कार्य आपका इतना निकल गया और एक ईंट का आपका इतना निकल गया। जब दोनों को भाग कीजिएगा तो 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या आपको 500 ईंट पर मीटर क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कहाँ से 500 आया और कैसे इस 500 को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है हमारा, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द सॉइल मास इफ द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल मास इज 0.35, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि मिट्टी के द्रव्यमान की रिक्त अनुपात क्या होगा
यदि मिट्टी में द्रव्यमान की सांद्रता 0.35 है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली आपको पूछा क्या है, और देखिए वीडियो जब क्वेश्चन आएगा तो पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो आप देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले मैं पोरोसिटी का फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, E = n/1 - n, ठीक है। ये आपका होता है E, इसमें क्या होता है, ये आपका वॉइड रेशियो हुआ, और n आपका क्या होता है, पोरोसिटी, ठीक है। E = n/1 - n, ठीक है, जिसमें n आपका पोरोसिटी है और E आपका वॉइड रेशियो, ठीक है। तो चलिए लगाइए। अब पहले ही बताया हूँ कि हमारे सेट में आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो आपका बेटर तैयारी होगा, ठीक है। पॉज कीजिए, वीडियो लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, अगर नहीं लग रहा तो फिर आप फॉरवर्ड करके देखिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वैल्यू रख देना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सॉइल मास, रेशियो ऑफ द सॉइल मास का मतलब वॉइड रेशियो, जिसको हम ई से डिनोट किए हैं, इक्वल टू, ऊपर क्या है एन, एन यानी कि पोरोसिटी दिया हुआ है आपका, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल मास 0.35, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 0.35 अपान 1 - n, अपान 1 - n, n का वैल्यू कितना है 0.35, तो 0.35, ठीक है। अब देखिए E = 0.35 अपान 1 - 0.35, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 0.35 और नीचे आएगा आपका 0.65, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.54, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। इसका आपका एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए पोरोसिटी n 0.35, वॉइड रेशियो भी आपका दिया हुआ है, वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आपको पता ही है हर क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, और इसका PDF हमारे कुछ स्टूडेंट है जिसको मैं डेली वीडियो ख़त्म होने के बाद सेंड करता हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो आपको पता है कैसे मिलेगा, और नहीं पता है तो वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के बीच में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड में तो है कि बता ही दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इज गिवन एज 45%, 22% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और आपको पता है इसमें 8 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, 22 क्वेश्चन आपका थ्योरी है, तो सो परेशान ना होइए कि सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहा। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है आपको, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, और नहीं पता है तो हम पहले आपको लिख दे रहे हैं, आप निकालिए पहले। तो देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं IP, ठीक है, इक्वल टू लिक्विड लिमिट को हम डिनोट करते हैं WL, ठीक है, माइनस प्लास्टिक लिमिट को हम डिनोट करते हैं WP, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, ठीक है। IP आपका हो गया, IP हो गया आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इक्वल टू WL हो गया आपका लिक्विड लिमिट, माइनस WP हो गया आपका प्लास्टिक लिमिट। तो सिर्फ वैल्यू रखना है, वैल्यू रखिए, ठीक है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखिए क्या करना है। देखिए इसमें आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, यानी कि IP निकालना है, ठीक है। तो IP इक्वल टू हमने क्या बताया था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। तो लिक्विड लिमिट है आपका 45% और प्लास्टिक लिमिट है 22%। तो यहाँ पे होगा लिक्विड लिमिट क्या होगा, तो लिक्विड लिमिट आपका है 45%। तो 45% को हम कन्वर्ट करेंगे, 45% लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.45, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.45, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट हमारा 22%, और 22% को जब कन्वर्ट करेंगे तो मतलब कि परसेंटेज को हटाएंगे तो 0.22 हो जाएगा, 0.22, ठीक है। अब देखिए
जब 0.45 माइनस 0.22 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 0.23। ठीक है, अब देखिए 0.23 हो ऑप्शन में तो आपका कौन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर 23% भी होगा, अगर ऑप्शन में आपका 23% रहा तो समझ लीजिएगा 23% यानी कि 0.23। ठीक है, परसेंट के फॉर्म में रहेगा तो 23%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका सोल्यूशन है, वही किए हैं। देखिए लिक्विड लिमिट आपका 45%, प्लास्टिक लिमिट 22%, इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ, ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दिया हूँ। ठीक है, एंड एक और बात करना चाहता हूँ, जब आपका ये 30 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 9 टेबल ऐड किया है, 9 टेबल। ठीक है, वो टेबल आपका मिसलेनियस है तो सब चैप्टर से है, वो टेबल आप देख लीजिएगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो स्किप ना कीजिएगा। 30 क्वेश्चन देखने के बाद उस टेबल का एक्सप्लेनेशन भी आप सुन लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये सब टेबल मैंने गैदर किया था, ठीक है, नोट्स में था हमारे, तो हम तो अपने हाथ से लिखे नहीं, तो थोड़ा अच्छा से लिखा नहीं है, लेकिन मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए कैरी अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे पॉइंट लोड लगा है, ये पता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है सुधालंबित धरन, जिस पे आपका पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, डब्लू आपका मान लीजिए पॉइंट लोड लगा है, ये आपका लंबाई एल है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि देखिए अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पैन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिससे केंद्र पर हमारा क्या लगा है, डब्लू भार लगा है। ठीक है, अनदर आइडेंटिकल बीम बी, एक दूसरा बीम है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बीम भी है जो कैरी कर रहा है द सेम लोड। ठीक है, अब एक और बीम है, वो भी सिंपली सपोर्टेड ही बीम है। ठीक है, तो वो जो बीम है उस पर भी सेम लोड कैरी कर रहा है, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो दूसरा बीम जो है उस पर हमारा जो ये सेकंड बीम है, ये बीम ए मान लीजिए है, तो ये बीम आपका बी है, तो इस पर जो लोड लग रहा है ये आपका यूडीएल लोड लग रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लोड पता है आपके स्पेन के चारों ओर लगता है, तो ये आपका यूडीएल लोड इस पे लगा है, इस पे यहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, इस पे आपका यूडीएल लोड लगा है। ठीक है, तब बताना है क्या, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ए एंड बी। तो इसमें रेशियो बताना है उनका डिफ्लेक्शन का, जो ए का बीम में जो ए है आपका बीम ए जो है, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा और बीम बी में जो डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा, उनका रेशियो आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन को, एक्सप्लेनेशन जो हम किए हैं उसी में आपको समझाते हैं, इसमें लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड ए बीम है। ठीक है, जिस पे बीम लगा है क्या, पॉइंट लोड लगा है, तो इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है WL3/48 EI। ठीक है, अब देखिए जो बी बीम है उस पर भी सिंपली सपोर्टेड बीम लगा है, लेकिन उस पर क्या था, यूडीएल लोड लगा था, तो उसका आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे सीधे नहीं करेंगे, ठीक है, इतना तो आपको याद करना होगा। ठीक है, 5-6 फॉर्मूले हैं यूडीएल का, जो 3 मुख्य बीम है, सिंपली सपोर्टेड का, कैंटिलीवर का और कंटिन्यूस का, उस पर पॉइंट लोड का, यूडीएल लोड का जो है 9-10 फॉर्मूला है, उसको आप रट जाइए, उसी से आपका कई क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए पॉइंट लोड का हो जाएगा आपका ये WL3/48 EI, और यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा 5WL3/384 EI। ठीक है, ये यूडीएल का हो गया, ये पॉइंट लोड का हो गया। अब रेशियो पूछा है तो A/B कर देंगे तो आपका 8/5 आ जाएगा, तो ऑप्शन में कौन सा है 8/5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ तो आपको बताऊंगा ही लास्ट में कैसे मिलेगा इसका। तो बताइए इसमें क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। ए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्व। बी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द कर्व। सी, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल, या डी, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ द कर्व। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ द कर्व। तो देखिए इसमें आपका होगा सी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, इट इज द प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बता दे रहा हूँ, जो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू पाई आर थीटा पाई आर फाई अपान 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो ये फाई का ही है तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। यही हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होता है, यही हमारा डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। आर आपको पता है रेडियस, पाई आपको पता है, और ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर इसके डिफ्लेक्शन एंगल के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर नीचे में रहता है तो अब क्या कहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो पता ही होगा। और ऊपर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनल का ही है, तो दोनों आपके प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है। अगर लिखने में कोई दिक्कत होती है या समझने में तो आप इससे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, इसमें बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी सी बल्क मॉडुलस के ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। और देखिए मेनली जो लोगों को दिक्कत होता है स्टील में होगा, ठीक है। यूपीटीपीएससी जेई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका स्टील से आ रहा, ठीक है। स्टील से, सर्वे से, सोयल से, ठीक है। स्टील, सर्वे, सोयल, इसमें से क्वेश्चन आ रहा, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो इसी पे हम पहले फोकस करेंगे, स्टील, सर्वे, सोयल पे, ठीक है। जो स्पेशल क्लास चलेगा हमारा चैप्टर वाइज। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका सी, ठीक है। सी आपका सही होगा। सी यहाँ पर सी इक्वल टू 1/k, यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 अपान बल्क मॉडुलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ मैं खुद समझाऊंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप थ्रू अ चैनल अ रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय 1500, व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर। तो इसमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है। न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या निकालना है। फ्रिक्शन फैक्टर हमें आता है निकालने, नहीं आता तो समस्या हो गई भाई। क्या होगा फॉर्मूला, सबसे बड़ा तो फॉर्मूला है। तो मान लीजिए आपको नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूला क्या होगा फ्रिक्शन फैक्टर का। तो लेमिनार फ्लो के लिए होता है फ्रिक्शन फैक्टर का F इक्वल टू 64 अपान RE। यहाँ पे RE आपका रेनॉल्ड नंबर है, F आपका फ्रिक्शन फैक्टर है। तो क्या आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते हो हम आपको बता रहे हैं। रेनॉल्ड्स नंबर आपका दिया है 1500, तो 1500 आप इसका वैल्यू यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की जगह रख दीजिए। 64 आपका ऊपर है ही, और जब दोनों को सॉल्व करेंगे, कटाएंगे, तो आंसर आपका कट पिट क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो F यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 64 अपन रेनॉल्ड्स नंबर, और इसको सॉल्व करने पे आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट वैल्यू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल
एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एज पर IRC, ठीक है। चलिए तो इसमें बताइए क्या होगा। IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस यहाँ होगा, क्या होगा, इंडियन रोड कांग्रेस ही होगा। IRC के अनुसार पार्श्व और अनुदैर्ध्य घर्षण यानी कि लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसमें। A 0.10, 0.15, B 0.15, 0.35, C 0.30, 0.10 या D 0.35, 0.15। तो क्या होगा इसमें। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। IRC के अनुसार लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.15 व 0.35 लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये स्पीड के अनुसार भी लिया जाता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है। चलिए उस टेबल को देखते हैं। देखिए IRC के अनुसार लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.15 व 0.35 लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ कार कहिए या फिर कोई भी गाड़ी रख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। स्पीड ऑफ कार आपका अगर 40 रहेगा तो 0.21 हो जाएगा लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और 50 रहेगा तो ये, और 55 रहेगा तो ये, और स्पीड ऑफ कार ग्रेटर देन 110 रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। ये जो दिया हुआ है 40 ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ठीक है। तो आपका ये टेबल है, जब स्पीड ऑफ कार आपका ग्रेटर देन 110 होगा तो यहाँ पर लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्मॉलर देन 0.10 होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या है कि सीमेंट कंक्रीट की 7 दिन की संपीड़न सामर्थ्य 7 दिन की संपीड़न शक्ति का 28 दिन की संपीड़न शक्ति से अनुमानित अनुपात क्या है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालना है 7 दिन के कंक्रीट का 28 दिन के कंक्रीट के तुलना में, ठीक है। रेशियो निकालना है। तो भाई रेशियो कैसे निकलेगा, दोनों का हमको पता रहेगा तब तो हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको, चलिए देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। और देखिए इस टेबल को मैं जो स्ट्रेंथ वाला टेबल था वो कहीं लिखा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो वो टेबल आपको अगले क्वेश्चन मिल जाएगा। 7 दिन का कितना होगा, 14 दिन का कितना होगा, 21 दिन का कितना होगा, 3 महीने का कितना होगा। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, वो क्वेश्चन में कहीं लिखा हूँ, कुछ वो आएगा आपका टेबल, तो उस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देख लीजिए 7 दिन व 28 दिन की सामर्थ्य का अनुपात होगा। ये 7 दिन का हो गया और ये 28 दिन का हो गया। जब इसका अनुपात निकालेंगे 0.656 होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो ऐसा ला रहा हूँ ना कि आप SSC JEE का प्री निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्री बीट कर जाएगा SSC JEE का, और DSSB JEE का फॉर्म भरे हैं तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसमें बताइएगा इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। प्लास्टिक विश्लेषण में आयताकार खंड के आकार का कारक है, क्या होगा, A 1.4, B 1.5, C 1.6 या D 1.7। इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 1.5, ठीक है। इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए हमारा जो शेप फैक्टर होगा वो 1.5 होगा, ठीक है। और भी कुछ शेप है, वो शेप फैक्टर, सारा शेप फैक्टर हम देखते हैं। चलिए देखिए डायमंड सेक्शन रहेगा तो शेप फैक्टर आपका 2.0 होगा।
सर्कुलर सेक्शन रहेगा तो शेप फैक्टर आपका 1.697 1.70 होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में था रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, तो इसमें 1.5 दिया हुआ है, वैसे ही होगा। और यही और आपका रहता आई सेक्शन तो आपका क्या होता है 1.27। तो इस टेबल को भी याद कीजिए, ठीक है। सारा टेबल को आप याद कर जाइए। आपको हम 20 जनवरी या फिर 22 जनवरी 24 जनवरी जब तक हम टेक्निकल का अपलोड करूँगा, इतना टेबल आपको रटवा देंगे ना कि आपका टेबल से ही सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगा। पूरा तो नहीं, लेकिन 40% 45% आपका उस टेबल से क्वेश्चन या फिर उस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन कहीं कहीं ये इसको पूछ देता है, कहीं सर्कुलर का पूछ देगा, कहीं रेक्टेंगुलर का पूछ देगा, कहीं आई सेक्शन का पूछ देगा। तो कहीं आप आई सेक्शन का पढ़िएगा तो जब सर्कुलर का पढ़िएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर कहीं रेक्टेंगुलर का पढ़िएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा सर्कुलर का क्या था। तो इससे अच्छा होता है कि कहीं एक जगह आपको कंटेंट मिल जा रहा तो उससे बेटर क्या है। एंड हमें थोड़ा खुशी भी है कि जो लोग फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो लोग भी हमारे नोट्स को प्रीफर कर रहे हैं, और उन लोगों ने भी मांगा है हमारा नोट्स और हमने उन्हें सेंड भी किया। वो अभी फ़िलहाल में किसी न किसी पोस्ट पे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे नोट्स को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखिए। द रेशियो ऑफ द क्रिपलिंग लोड्स ऑफ ए कॉलम हैविंग बोथ द एंड्स फिक्स्ड टू द कॉलम हैविंग बोथ द एंड्स हिंज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करा, द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड्स ऑफ ए कॉलम हैविंग बोथ द एंड्स फिक्स्ड टू द कॉलम हैविंग बोथ द एंड्स हिंज। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि अक्सर डायरेक्ट आता है एग्जाम में, जो इसका कंसेप्ट ना समझा इतना घुमाएंगे कि इससे बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन के थ्रू कई क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी कुछ बोलकर कभी आपका बोथ एंड फिक्स्ड कर देगा, कभी आपका वन एंड हिंज्ड कर देगा, वन एंड फिक्स्ड कर देगा, कभी बोथ एंड फिक्स्ड कर देगा, कुछ कभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, कभी इसका रेशियो निकालने के लिए पूछ देगा। तो कन्फ्यूजन होते रहता है। अगर 5 मिनट दीजिएगा तो मैं सारा कन्फ्यूजन आपका इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, और चलिए एक बार आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन से भी एक समझा दूंगा एक बार। तो देखिए थोड़ा टाइम दीजिए, परेशान ना होइए। देखिए 4 कंडीशन होता है ऐसे आपका, ठीक है, जो क्रिपलिंग लोड का होता है। तो देखिए जो यूलर समीकरण से है, आपका पहला है बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड हिंज्ड, और तीसरा क्या होता है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, और फोर्थ क्या होता है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड्स ऑफ ए कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है। एक कंडीशन हमारा क्या दिया, बोथ एंड फिक्स्ड। तो पहले तो हम ये निकालते हैं बोथ एंड फिक्स्ड, उसका क्रिपलिंग लोड। फिर हम निकालेंगे कॉलम हैविंग बोथ एंड हिंज्ड, इसका हम क्रिपलिंग लोड निकालेंगे। और दोनों का जब क्रिपलिंग लोड निकालेंगे तो इसका रेशियो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपका इसके जगह दे देगा वन इन फिक्स्ड एंड वन इन फ्री, या फिर दे दिया वन इन फिक्स्ड एंड अदर इन हिंज्ड। तो उसका भी आपका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ कैसे हो, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। अब देखिए बोथ एंड मान लीजिए यहाँ पे दिया क्या है, बोथ द रेशियो ऑफ द क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है। तो बोथ एंड फिक्स्ड का क्रिपलिंग लोड निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम सॉल्यूशन में समझाते हैं। देखिए ये आपका बोथ एंड फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा बोथ एंड फिक्स्ड के लिए, ठीक है। और ये आपका बोथ एंड हिंज्ड के लिए, और ये आपका देखिए वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री के लिए, और लास्ट है आपका वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड। यही 4 क्वेश्चन को उलट पलट के क्वेश्चन बनाते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन में 2 का हम दिया है, इसका और इसका रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या बोला है, बोथ एंड फिक्स्ड का क्रिपलिंग लोड निकालना है। तो बोथ एंड फिक्स्ड यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू L/2। यहाँ पर जो बिग L है वो आपका एक्चुअल लेंथ है, और यहाँ पर L ही आपका इक्विवेलेंट लेंथ है, ठीक है। तो PCR1 मतलब कि
क्रिपलिंग लोड हो गया, ठीक है। तो बोथ एंड फिक्स्ड का क्या है, जो आपका ये फॉर्मूला है क्रिपलिंग लोड का, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्रिपलिंग लोड का। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एल ई की जगह L/2 हम खाली बस मान रख देते हैं। तो एल ई की जगह जब L/2 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन, सो कंडीशन क्या दिया था कि बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है। पहला तो बोथ एंड फिक्स्ड दिया था, बोथ एंड फिक्स्ड। दूसरा क्या था, बोथ एंड हिंज्ड, ठीक है। अब देखिए बोथ एंड हिंज्ड, तो बोथ एंड हिंज था, यानी कि इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू एल, ये कंडीशन है। तो वही फॉर्मूला है क्रिपलिंग लोड का आपका, ये फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ की जगह हम एल रख देंगे, तो एल का स्क्वायर जब करेंगे, सब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, एल रख देंगे तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा ना। बस इसमें जो एल ई की जगह L/2 रखना है और यहाँ पर एल ई की जगह एल रखना है, तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब दोनों निकल गया तो उसी का हम रेशियो निकाल देंगे बटा में रख कर, तो कट पिट के 4 हो जाएगा। और इसी में आपका कंडीशन देखिएगा, तीसरा कंडीशन ये है, चौथा कंडीशन ये है। क्या करना है, एल ई की जगह आपका L/2 रखना है, यहाँ पर एल ई की जगह एल रखना है, यहाँ पर एल ई की जगह 2L रखना है, और इसमें एल ई की जगह L/2 रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक बार और देखिएगा, और इसका एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा, कुछ चेंज करके लाऊंगा मैं, तो उसमें आपको और क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेन पर्पज ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू डिटरमाइन द, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बताइए, सीमेंट की दृढ़ता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना क्या है, बताइए क्या हो। ए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, बी स्ट्रेंथ, सी फाइनेस, या डी टाइम टेकन टू हार्डन, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट, ठीक है। जो सीमेंट का हम साउंडनेस टेस्ट यानी कि निर्दोषिता परीक्षण करते हैं, इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, क्या निर्धारित करने के लिए, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। अब देखिए लोग कहाँ कन्फ्यूजन होते हैं, ऐसे तो हम पढ़ते हैं कि साउंडनेस टेस्ट का मतलब क्या होता है, सीमेंट में उपस्थित मुक्त चूना की मात्रा, यानी कि अनकम्बाइंड लाइम का परसेंटेज, ठीक है, ऐसे हम समझे हैं। लेकिन इसको क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो इसमें होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। ये कैसे उस पर डिपेंड करता है, अब तो यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हम तो मुक्त चूना की उपस्थिति पढ़े थे, सीमेंट में फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करते हैं साउंडनेस टेस्ट से, तो फिर यहाँ पे लिखा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है भाई, ये क्या लिख दिया है। तो देखिए इसमें एक्सप्लेन मैं किया हूँ, तो इसमें आपका ए सही होगा, ठीक है। देखिए क्या होता क्या है, ध्यान से सुनिए। साउंडनेस टेस्ट में देखिए क्या होता है, सीमेंट में फ्री लाइम को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इतना तो क्लियर आपको पता है। इससे पता चलता है कि सीमेंट में जमने के बाद आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है, यही है। क्या होता है, इससे पता चलता है कि सीमेंट में जमने के बाद आयतन में यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, ठीक है। यह ली चेटेलियर उपकरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट आपका ली चेटेलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। अब देखिए साउंडनेस टेस्ट फ्री लाइम के लिए करते हैं, फ्री मैग्नीशिया के लिए करते हैं, और SO3 की मात्रा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट, ऑटोक्लेव मेथड द्वारा सीमेंट में फ्री मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सीमेंट में जमने के बाद, सीमेंट जब जम जाता है तो जमने के बाद भी उसके आयतन में परिवर्तन होता है वॉल्यूम में, ठीक है। इसीलिए हम उसमें लाइम की क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, परसेंटेज उसका देखते हैं। आगे देखिए, एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में की निम्नलिखित में से कौन सी जांच में हवा पारगम्यता विधि का प्रयोग होता है, उपयोग होता है।
एयर परमिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो क्या होगा इसमें, ए कंप्रेसिव टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, बी फाइनेस टेस्ट, सी साउंडनेस टेस्ट, या डी स्लम्प टेस्ट। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी फाइनेस टेस्ट, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, एयर परमिलिटी मेथड इज यूज टू विन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो फाइनेस टेस्ट के लिए हम एयर परमिलिटी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आज बता रहा हूँ आपको, कुछ और भी क्लियर करूँ। देखिए हमारा टेबल है, अब सोच लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा, डेली क्वेश्चन अरेंज करना, खुद लिखना, आपको समझाने लायक उसको बनाना, डिजाइन करना, फिर आपको बताना, ठीक है। द टेस्टिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। टेस्टिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम देखिए 5 मेथड का मेनली यूज करते हैं। फाइनेस टेस्ट, ठीक है, फाइनेस टेस्ट मेथड, कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। ये मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें भी तो सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिलहाल आप जान लीजिए कि फाइनेस टेस्ट जो होता है वो हम एयर परमिलिटी मेथड से करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया था। एयर परमिलिटी टेस्ट जो हम करते हैं किसके लिए करते हैं, तो फाइनेस टेस्ट के लिए, ये तो पूछा था ना। इसके अलावा क्या था, जो फाइनेस टेस्ट हम सिव मेथड के द्वारा भी करते हैं। और थर्ड वैगनर टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। तो आपको फाइनेस टेस्ट करने के लिए 3 मैं बता दिया। पहला एयर परमिलिटी मेथड, दूसरा सिव मेथड और तीसरा वैगनर टर्बिडिटी मेथड या सॉरी मीटर। ये आपका 3 क्या हुआ, फाइनेस टेस्ट ज्ञात करने के लिए। आई थिंक आपको याद भी हो रहा होगा। अब देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, विकाट एपरेटस कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। साउंडनेस टेस्ट के लिए ली चैटेरियर, जो कि इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें था। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ का हमने जिक्र नहीं किया है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसमें हम जिक्र कर लेंगे, ठीक है। और देखिए और क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए जो सीमेंट है, सीमेंट का ये टाइप दिया गया है और ये सरफेस एरिया दिया गया है पर सेंटीमीटर ग्राम, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी आप रट लीजिए। जब हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होगा तो सरफेस एरिया आपका दिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, ठीक है। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगा तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होगा, ठीक है। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट होगा तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुपर सल्फेट सीमेंट होगा तो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा। तो इस टेबल को भी याद कर जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आपका तो जो पूछा है क्या, एयर परमिलिटी फाइनेस टेस्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक आया बहुत देर बाद न्यूमेरिकल, तो थोड़ा यहाँ भी ध्यान लगाइए। देखिए ऐसा न्यूमेरिकल है ना कि जो आपके थ्योरी को क्लियर करेगा, वैसा ऐसा नहीं है कि फालतू का न्यूमेरिकल है, कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस टाइप का, आपकी थ्योरी से जुड़ा हुआ है ये सब। अगर आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि मेरा कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसमें बताइए क्या है। और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम मेरे वीडियो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ टफ़ हिंदी होगा उसको मैं खुद इंग्लिश कर देता हूँ, और जहाँ टफ़ इंग्लिश है उसको मैं नॉर्मल हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक बैग सीमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ़ वन सीमेंट बैग हैज 0.035 मीटर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक बैग, जो एक सीमेंट का बैग है उसमें वॉल्यूम होता है आपका इतना, ठीक है, ये गिवन है। द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट, तो 1 टन सीमेंट चाहिए तो कितना बोरी लग जाएगा हमको, ठीक है। तो दिमाग लगाइए थोड़ा। अब देखिए इसमें दिया है सिर्फ आपका क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक और बात है, आपको पता होना चाहिए कि एक बोरी सीमेंट
में वजन कितना, आयतन और वेट में अंतर होता है, ये तो पता होगा। तो ये तो आपका आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.035 मीटर क्यूब। लेकिन एक बैग सीमेंट में वजन कितना होता है, वेट तो 50 केजी का बोरा होता है, आपको पता होगा, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। 50 केजी का बोरा होता है सीमेंट का, तो ये तो सबको पता है भैया, 50 केजी का बोरा होता है सीमेंट का, ठीक है, हमको पता है एक बोरी में 50 केजी होता है, ठीक है। अब देखिए लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में इसके पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं तो उसमें भी हमने बताया है कि आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर कुछ ऐसा दे देता है जहाँ उसका ज़रूरत नहीं होता है, तहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने बताया था कि उल्टा बनाइए, पहले देख लीजिए क्या पूछा है और जो पूछा है उसके निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका वॉल्यूम का कोई यूज ही नहीं होगा, लेकिन लोग अब सोचेंगे भैया कहाँ हम लगाएंगे 0.035 को, बड़ा समस्या हो गई, ठीक है। इसमें जनरली आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट, 1 टन सीमेंट में कितना बोरी लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो 1 टन सीमेंट में कितना वजन होता है ये आपको पता है, कितना होगा, 1 टन में 1000 केजी, ठीक है, ये तो पता है ना, 1 टन में 1000 केजी, ये आपको पता है, ठीक है। और यही निकालना है कि बोरा कितना लगेगा, 1000 केजी को भरने में कितना बोरा लग जाएगा, जबकि एक बोरा में 50 केजी है, ठीक है, एक बोरे में 50 केजी है, तो 1000 बोरा भरने में कितना लग जाएगा, तो इसको जब कट कीजिएगा तो 20 बैग लग जाएगा, ठीक है, तो 20 बैग हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका समझ में आ गया, 1 टन में 1000 केजी, तो 1000 केजी सीमेंट को भरने के लिए कितना बोरा लगेगा, जबकि एक बोरा में 50 भर रहा है, तो 1000 को 50 से भाग दीजिएगा तो 20 केजी आ जाएगा। कॉमन सेंस भी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्वेश्चन में 0.035 दिया तो इसको कहाँ लगाएं आखिर में, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप देख लो कि क्या निकालना क्या है, और निकालना क्या है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, बस उतना मिल जाए तो बस काम हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, 20 आंसर सही होगा। और थोड़ा समय लग रहा तो वो मैनेज कीजिए, अब समझाने में तो समय लग, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका कौन सही होगा, इसमें 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका सोल्यूशन है, 1 बैग सीमेंट का 0.05 का कोई यूज़ नहीं है, एक बैग में 50 केजी रहता है, स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ बैग निकालना है तो टोटल वेट ऑफ सीमेंट आपका है, ठीक है, जो टन में था 1 टन, और वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट आपका 50 केजी, इसको जो सोल्व कीजिएगा तो 20 बैग निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वुड सरफेस रिक्वायर कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अब देखिए जब सॉइल होगा ना, सॉइल सर्वे स्टील होगा तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। अपॉर्चुनिटी कम्स अगेन एंड अगेन, नॉट थिंक दिस इज़ आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आगे देखिए, लकड़ी की सतह को प्लास्टर के कितने कोट की आवश्यकता होती है, A2, B3, C1 या इनमें से कोई नहीं। जब लकड़ी का जो सरफेस है उसको हम वुड सरफेस रिक्वायर कोट्स ऑफ प्लास्टरिंग, तो भैया वुड सरफेस पे प्लास्टर हम तो करते ही नहीं हैं ये बताइए, वुड सरफेस लकड़ी के सरफेस पे प्लास्टर किया जाता है, नहीं किया जाता, इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और कुछ पॉइंट है आपका, लकड़ी सतह पर वाइट लीड का प्रयोग करते हैं और आयरन सरफेस पर रेड लीड का प्रयोग करते हैं। और देखिए पेंट का जो कन्फ्यूजन केस में बनता है कि पेंट में कौन सा पेंट है, कौन सा लीड है, कौन सा टर्पेंटाइन है, कौन सा थिनर है, कौन सा बेस है, कौन सा व्हीकल है, कौन सा आपका वार्निश है, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सिविल का मैंने पेंट BM का अपलोड किया, उसमें देख लीजिए आप, पेंट आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। 3 वीडियो है BM का। आगे देखिए, चौखट ऑफ फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन, ठीक है। बताइए चौखट जो होता है चौखट ऑफ फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन, दरवाजे की चौखट को किस में मापा जाता है, ये आपका एस्टिमेट का क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको किस में मेजर करते हैं, प्लास्टर किस में करते हैं, RCC किस में मेजर करते हैं, जो छड़ है उसको किस में मेजर करते हैं, ठीक है।
फ्लिंथ एरिया को किस में मेजर करते हैं, वरांडा को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर में, मीटर, ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, इसका मैंने टेबल बनाया है। जो सारा क्वेश्चन खत्म होगा तो इसको टेबल को एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपका डिटेल दिया हुआ है कि किसको किस में मेजर करते हैं, उस टेबल को जरूर देखिएगा। तो फिलहाल इसमें बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें होगा आपका ए क्यूबिक मीटर, ठीक है। चौकट ऑफ फ्रेम ऑफ द डोर इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। बताइए क्या होगा। ये तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या है, मानचित्र पर ली गई दूरी अपान क्षेत्र की वास्तविक दूरी, ठीक है। तो मानचित्र पर ली गई दूरी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर को हम, ओरिजिनल में आपका 20 किलोमीटर है, लेकिन मानचित्र में इसको हमने दर्शाया है 10 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो आरएफ इक्वल टू क्या होता है, मानचित्र पर ली गई दूरी। तो आरएफ इक्वल टू होता है मानचित्र पर ली गई दूरी, मानचित्र पर ली गई कितनी दूरी 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी दूरी है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर को जब सीएम के यानी कि सेंटीमीटर के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सोल्यूशन कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख लेते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। तो ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा इतना, ठीक है। कैसे आया, तो आर एफ इक्वल टू होता है मानचित्र पर ली गई दूरी अपान क्षेत्र की वास्तविक दूरी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, नहीं पता तो रट जाइए। तो मानचित्र पर ली गई दूरी कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और क्षेत्र की वास्तविक दूरी थी 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर को जब हम क्या किए 20 किलोमीटर, तो किलोमीटर से पहले फिर मीटर में किए तो 1000 से गुणा किए, और मीटर को फिर सेंटीमीटर से किए तो 100 से गुणा किए, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 1 अपान कितना हो जाएगा, कहीं दयाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख हो, 1 अपान 2 लाख आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो और इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। कैलकुलेट द टोटल करेक्शन जो कि मीटर में है रिक्वायर्ड इफ अ लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन इज 2380 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज 20.2 मीटर। तो अब देखिए इसमें दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। तो इसका भी एक्चुअल लेंथ जो होता है मेज़रमेंट का, इसका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक फॉर्मूला है। जो सर्वे होता है चेन का तो त्रुटि है, एक्चुअल कितना लेंथ मेज़र करते हैं, इधर कहाँ हुआ, तो इसका आपका फॉर्मूला है L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1, ठीक है। शायद आपको पता भी होगा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए आपको सॉल्व कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ L क्या है। तो L आपका एक्चुअल लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। D क्या है, तो यही D आपका निकालना है, टोटल करेक्शन जो कि मीटर में रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हिंदी में कहिएगा तो क्या निकालना है, कुल आवश्यक सुधार की गणना कीजिए, ठीक है। ये आपका ये है। L1 क्या है, तो ईरर जो लंबाई में जो ईरर लेंथ है वो है, और D1 क्या है, तो ये आपका ईरर डिस्टेंस है, ठीक है, जो दूरी आ रही है गलत वो है D1। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई कर लीजिए, पॉज करके नहीं बनता है तो फिर सोल्यूशन देखिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या, इफ ए लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन, ठीक है। तो क्या दिया है 20 मीटर चेन से हम मेजर करते हैं एक लाइन को जो कि है 2380 मीटर, ठीक है। तो भाई फिर क्या लिखा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज 20.2 मीटर। अब देखिए एक्चुअल जो लेंथ था चेन का वो 20.2 मीटर था, ठीक है। यानी कि जो लेंथ ऑफ चेन थी ये हमारा ये 20.2 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है इज, अब देखिए जो यहाँ पे भी एक दिया है, इफ द लाइन ऑफ ए मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन, ठीक है।
अब एक्चुअल लेंथ जो चेन का था वो 20 मीटर 2 था, लेकिन हम किससे नाप दिए हैं 20 मीटर चेन से, तो हमारा ये तो चेन गड़बड़ है। ठीक है, तो इरर लेंथ हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L1 हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया 2380 क्या है, तो ये आपका है इरर डिस्टेंस, कितनी दूरी हम मेजर किए, क्या इरर डिस्टेंस हुआ D1, ये आपका है D1। ठीक है, तो निकालना क्या बचा आपका D, ये आपका निकालना है। चलिए इसको सॉल्यूशन में देख लेते हैं। देखिए सब दिया हुआ है, सिर्फ आपको सही जगह सिर्फ रखना है। एक्चुअल लेंथ आपका दिया हुआ है, देखिए एक्चुअल लेंथ 20.2 दिया हुआ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द मीटर चेन का 20.2। ठीक है, वही रख दिए हैं। इरर लेंथ आपका जो ये तो एक्चुअल लेंथ 20.2 हो गया, लेकिन 20 मीटर 20.2 से हम मेजर किए, फिर लाइन मेजर्ड यूजिंग 20 मीटर चेन से हम मेजर कर दिए, तो ये आपका इरर लेंथ हो गया। ठीक है, इरर लेंथ हो गया। अब इरर डिस्टेंस, अब गलत चेन का यूज करेंगे तो डिस्टेंस भी तो गलत आएगा, तो D1 हमारा 2380 आ गया। ठीक है, क्लियर। और निकालना कितना था, क्या जो इरर क्या आ रहा था वो निकालना था, जिसको हम D से डिनोट किए, तो वही फॉर्मूला रख दिए हैं, तो हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन काट पीट के। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी सर्वे का तो स्पेशल क्लास चलेगा, सर्वे स्टील का, तो उसमें और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ अ थियोडोलाइट इज। ठीक है, सामान्य थियोडोलाइट का अल्पतमांक क्या है, 1 डिग्री, 2 मिनट, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, क्या होगा थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट। तो देखिए इसमें होगा आपका D 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन होता है कि थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट दे दिया, कभी कभी आपका दे देगा प्लेनीमीटर का, टोटल स्टेशन का, प्रिज्मेटिक कंपास का, वर्नियर स्केल का, तो भटकते रहिएगा। चलिए देखिए ये आपका सारा लिस्ट काउंट है। इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें किसका पूछा था, इसमें किसका पूछा है आपका थियोडोलाइट का, तो थियोडोलाइट का क्या है, इसमें आपका थियोडोलाइट का नहीं दिखा गया, नहीं लिखा हुआ है। थियोडोलाइट का आपका है 20 सेकेंड। ठीक है, लेकिन कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका प्लेनीमीटर है, तो इसका लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल स्टेशन का आपका दिया हुआ है 1। ठीक है, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास का दिया हुआ है 1 डैश है, और 15 ये भी डैश है। ठीक है, वर्नियर स्केल का 0.02 mm है, माइक्रोमीटर स्केल का 0.01 mm है, और तलेच्छन गज, ठीक है, इसका 5 mm है। अब देखिए तलेच्छन गज का अब भूल गए हम इंग्लिश कन्वर्ट करना, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ क्या होता है इसका इंग्लिश में, वो आप देख लीजिएगा। तलेच्छन गज का 5 mm होगा। ठीक है, कभी कभी खुद कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी इंग्लिश में हमको। देखिए इस क्वेश्चन में बताइए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो बताइए ए प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या डी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें होगा आपका डी। देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉट ट्रू, मतलब कि सही नहीं है डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में, तो ये आपका सही नहीं है। डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू, और सॉरी डू नॉट डिपेंड अप ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात गलत है। तो क्या करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एज वेल एज वॉल्यूम पे भी। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन इसलिए करूँगा कि आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए तो आपका लिख दिया डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो आपका ऑप्शन था। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए
मान लीजिए सपोज कीजिए आपका गैस है, ठीक है, ठीक है। पहले आपका देखिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको प्रेशर के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। अच्छा चलिए तीनों तीनों समझा दे रहा हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट आप यहाँ से क्लियर कीजिए, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे मास पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो देखिए तो यहाँ मास पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, यहाँ से क्लियर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से सी नंबर क्लियर हो गया। बचा दो, ए और बी भाई कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए ये देखिए, तो पहले हम टेम्परेचर को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है कि मान लीजिए गैस है, उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि हीट देते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे आपका ये पार्टिकल है, गैस पार्टिकल, तो जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जब उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्या होता है, जो गैस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो फिर क्या करता है, वो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। ध्यान से सुनिए, प्रोसेस में क्रम से है। अब गैस वॉल्यूम जब इंक्रीज कर जाएगा तो उससे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखिए ये मान लीजिए गैस है, ठीक है, गैस में आप क्या कि हीट दिए यानी कि टेम्परेचर दिए। टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, वो उनका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इंक्रीज कर जाती है। अब जब गतिज ऊर्जा जब इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जब इंक्रीज कर जाती है तो उस गैस का जो होता है वॉल्यूम वो इंक्रीज करने लगता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए जब गैस, कोई भी गैस है, उसका जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी उसकी घट जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे हो गया भाई, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कैसे घटेगी, ये भी क्वेश्चन दिमाग में अराइज करेगा। तो देखिए इसको एक लाइन में समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, ये आपका कोई गैस है, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम मान लीजिए अब बढ़कर इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका जो पार्टिकल्स है वो बढ़कर या फिर दूरी मेंटेन कर दूरी बढ़ाकर इनका जो पार्टिकल का गैप है वो बढ़ जाएगा, तभी तो जाकर यहाँ तक पहुँच जाएगा या फिर बढ़कर यहाँ तक हो जाएगा। तो इसमें जो पार्टिकल के बीच जो जो दूरियाँ होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो जाहिर सी बात है जो पार्टिकल का, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, जो मतलब जितने पार्टिकल हैं इनके पार्टिकल का जो बीच का जो दूरी है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ था और यहाँ था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ हो जाएगा और एक पार्टिकल यहाँ हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, गैस वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा। तो पार्टिकल के बीच जो गैप हो गया बढ़ गया। अब जब गैप बढ़ गया तो भाई घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, मतलब कि पार्टिकल जो हो कम स्पेस घेरे, ठीक है, पार्टिकल जो हो उसके बीच का जो गैप हो जितना कम हो उतना डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है उसका डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डेंसिटी घट जाएगी, ठीक है, डेंसिटी घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे फिर क्या होता है। ये हमारा हो गया, अब देखिए यही दूसरा कंडीशन, ये तो आपका क्लियर हो गया, टेम्परेचर भी क्लियर हो गया, टेम्परेचर पर हमारा डिपेंड करता है, तो हमारा बी भी क्लियर हो गया, सी तो क्लियर था ही फॉर्मूला से। अब पता चला भाई प्रेशर में कैसे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए प्रेशर में देखते हैं। तो कहीं कहीं आपका इंक्रीज डिक्रीज से कंफ्यूज करेगा तो आप समझ लीजिएगा, इसलिए कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कितना भी लगाइए कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन घुमा के रख देंगे। और जो 2016 के एग्ज़ाम का जो पेपर था, या फिर जो क्वेश्चन जो लेंदी जो बनते हैं ना, छोटे छोटे कंसेप्ट को जोड़ कर ही लेंदी बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 2016 के पेपर में, इस चेन के बारे में था कि प्रिज्मेटिक इंजीनियर चेन, गंटर चेन, ऐसे था तीन चार चेन के बारे में कंबाइन करके। तो भाई छोटा छोटा चेन के बारे में पता होगा, गंटर चेन कौन था, इंजीनियर चेन कौन है। तो जब छोटे छोटे के बारे में पता होगा तभी तो हम कंबाइन करके इसको सॉल्यूशन करेंगे उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो वही जब छोटा छोटा पॉइंट पता रहेगा तो वही पॉइंट जाके अब इकट्ठा होकर आपका क्वेश्चन बनाता है, और वही पॉइंट आपको छोटा छोटा पता रहता है, आप उस बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बात आई भाई प्रेशर का।
तो मान लीजिए गैस है, ठीक है। अब बढ़ा दीजिए गैस का प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर जब गैस का बढ़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम में क्या होगा, ये तो पता है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेम कंडीशन, गैस का जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा उस गैस का, डिक्रीज करेगा। अब देखिए जब वॉल्यूम घटेगा, अब देखिए उल्टा है यहाँ पे होगा, जब कोई भी गैस है, ठीक है, इतना है, अब उस गैस का वॉल्यूम घट कर इतना हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हो जाएगी, उसका डेंसिटी, उसका घनत्व इंक्रीज कर जाएगी। जितना कम होगा उसका डेंसिटी, उसका घनत्व और बढ़ने लगेगा। तो पता है जब इतना बड़ा था, ठीक है, और घट के आपका इतना हो गया, तो मतलब कि वो किसका डेंसिटी क्या हो गई, और बढ़ गई, उसका डेंसिटी घनत्व और बढ़ जाएगी। तो ये आपका डेंसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो इसे आपका प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, ठीक है। आई थिंक तीनों समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ कंक्रीट सीवर, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंक्रीट नाला के संचारण के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए क्या होगा। तो इसमें होगा आपका डिसेप्टिंग कंडीशन, ठीक है। यही नाला के संचारण के लिए जिम्मेदार है। अब कैसे जिम्मेदार है तो उसको देखते हैं। तो देखिए वो होता क्या है, तो थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए, तेज पढ़ा दूंगा समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। और ये ना सोचिएगा कि 30 ही क्वेश्चन है, 30 नहीं है, ठीक है, कई क्वेश्चन है, समझ जाइएगा ना, तो कई क्वेश्चन है, तो ये ना सोचिएगा सिर्फ 30 क्वेश्चन है। आगे देखिए, तो कैसे सेप्टिक कंडीशन कोरोजन का कारण बनता है, क्वेश्चन में ही था, क्या था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करोजन इन कंक्रीट सीवर। कंक्रीट सीवर में करोजन यानी कि जंग लगना, ठीक है, संक्षारण जिसको कहते हैं, वो सेप्टिंग कंडीशन कैसे वो कारण है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कैसे सेप्टिंग कंडीशन। तो चलिए देखिए क्या होता क्या। अब देखिए सीवेज में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सीवेज है हमारा कचरा है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, सीवेज में सल्फेट को सल्फाइड में चेंज करता है, समझ में आया। जो सीवेज में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो सल्फेट है ना, उस सल्फेट को सल्फाइड में चेंज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो क्या करता है, सीवेज में उपस्थित जो सल्फेट है उसको सल्फाइड में चेंज करता है। अब देखिए क्या होता है, वही सल्फाइड देन चेंज टू H2S, वही सल्फाइड है चेंज होकर क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रूप ले लेता है यानी कि H2S। अब फिर क्या होता है, अब देखिए इतना प्रोसेस से समझा रहा हूँ। अब क्या होगा, वही जो H2S है वही हाइड्रोजन सल्फाइड है, बैक्टीरियल एक्शन के साथ, ठीक है, बैक्टीरियल एक्शन यानी कि अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है आप समझ लीजिएगा। बैक्टीरियल एक्शन जब करेगा सीवेज यानी कचरा के साथ करेगा, H2S जब बैक्टीरियल एक्शन करेगा किसके साथ, सीवेज के साथ, तो ही निर्माण करता है H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 का निर्माण करता है। अब देखिए होता क्या है, अब देन जो यही H2SO4, देखिए इसमें हम जानबूझकर हिंदी इंग्लिश को मिक्स करते हैं कि किसी को कन्फ्यूज ना हो। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में पढ़ता है उसको ये समझना है, ठीक है, वो उसको पता है कि यही मैंने क्या होता है। तो अब यही जो H2SO4 है वो कंक्रीट सीवर के करोजन का कारण बनता है। H2SO4 आपको पता है क्या है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए टू प्रिवेंट दिस, अब यही करोजन को हम बचाने के लिए टू प्रिवेंट दिस क्या करेंगे, ठीक है, तो उसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, RCC पाइप के अंदर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट या फिर हाई अल्मुना सीमेंट के साथ लाइनिंग की जाती है, लाइनिंग अस्तरण की जाती है, ठीक है, लाइनिंग का मतलब अस्तरण होता है शायद, यही होता है। अब हिंदी लाइनिंग समझ जाइएगा, लाइनिंग का क्या होता है, अब यहाँ पर हिंदी हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं तो समझ ही जा रहा हूँ लाइनिंग क्या अस्तरण होता है कि अस्तरित होता है। तो RCC पाइप के अंदर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट और हाई अल्मुना सीमेंट के साथ
लाइनिंग की जाती है आरसीसी पाइप के अंदर, ठीक है। आरसीसी पाइप के अंदर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट के साथ लाइनिंग की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटरिंग आर देयर, ठीक है। अब फेरो सीमेंटरिंग की कितनी विधियां हैं? 3, 2, 4, 6। क्या होगा इसमें? तो देखिए इसमें होगा आपका A3, ठीक है। 300 और तीनों विधियां कौन सी हैं? तो मेथड ऑफ फेरो सीमेंटरिंग, पहला है आपका आर्मेचर सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड मोल्ड, थर्ड इंटीग्रेटेड मोल्ड, ठीक है। तो याद रहेगा आर्मेचर सिस्टम, क्लोज्ड मोल्ड, इंटीग्रेटेड मोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड व्हाइल हैंड मिक्सिंग, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या होगा? हाथ द्वारा मिश्रित करते समय उपयोग किए जाने वाले आदर्श जल सीमेंट अनुपात क्या है? A 0.4 से 0.5, B 0.5 से 0.6, 0.6 या 1 या 1.6 से 1.6 से 2। व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड व्हाइल हैंड मिक्सिंग? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 0.5 से 0.6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक पॉइंट है, सीमेंट के पूर्ण जलयोजन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.8, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। आगे आपका नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन IS 46, सॉरी इतना ही है। कहने का मतलब है कि जो IS 456/1978 के अनुसार स्तंभ के आधार के किनारों पर सुदृढ़ कंक्रीट यानी कि कंक्रीट फुटिंग, रेनफोर्स कंक्रीट की मोटाई इससे कम रखी जाती है। A 20 सेंटीमीटर, B 30 सेंटीमीटर, C 40 सेंटीमीटर, D 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी में ही आएगा, फार्मूला बेस है ये ना कहिए कि न्यूमेरिकल ही है बस। तो देखिए इसमें होगा आपका क्या होगा बताइए? देन इसमें होगा आपका ऑप्शन B 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आइसोलेटेड फुटिंग रहेगा तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग में 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए लॉन्जिट्यूडिनल बार ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाई शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। क्या होगा बताइए? क्या होगा इसमें? इफ डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार, देखिए समझा दे रहा हूँ, एक लॉन्जिट्यूडिनल बार ऑफ स्क्वायर कॉलम, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर कॉलम है, ये आपका रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है। ये आपका, ठीक है। इसमें आपका कॉलम में जो बार होता है, छड़, वो आपका दिया गया है। तो ये बताना है आपको कि इफ़ द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज 16 mm, तो जो ये लॉन्गिट्यूडिनल बार है, ठीक है, जो ये लॉन्गिट्यूडिनल बार है, ये जो लंबी लंबी जो छड़ें हैं, ठीक है, उसका आपका डायमीटर दिया हुआ है कितना? 16 mm, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन द डायमीटर ऑफ लेटरल टाई, तो लेटरल टाई का डायमीटर क्या रहेगा? लेटरल टाई क्या होता है? तो यही जब छड़ रखते हैं तो उसको बांधने के लिए जो हम यूज करते हैं चारों ओर, इसी छड़ को देखें, छड़ का बाइंडिंग की जाती है, ठीक है, छड़ का बाइंडिंग की जाती है, तो उसी छड़ को बांधने के लिए जो यूज करते हैं वही हमारी लेटरल टाई कहलाती है। तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाई शुड नॉट बी लेस देन, तो किससे कम नहीं रहना चाहिए? ये 4 mm, भी 5 mm, और इस फिगर को मैं नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसमें आप एक बार और देख लीजिएगा अगर इस फिगर को ना समझ में आए तो,
ठीक है। तो क्या होगा, डायमीटर ऑफ लेटरल टाई शुड नॉट बी लेस देन ए 4 mm, बी 5 mm, सी 6 mm या डी 8 mm। तो देखिए इसमें होगा आपका 6 mm, ठीक है, 6 mm। चलिए स्किप ना कीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिगर बनाने में मेहनत लगता है। यही आपका मान लीजिए जो डायमीटर है आपका मेंस बार उसका 16 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही आपका लेटरल टाई है, यही आपका जिससे बांधा जाता है, ठीक है, लेटरल टाई, कहीं कहीं स्टीरअप भी कहते हैं, स्टीरअप, ठीक है। तो यही आपका है। तो कितना रहना चाहिए, तो 6 में रखना चाहिए या फिर मुख्य छड़ों का 1/4 रखना चाहिए, ठीक है। यही 2 कंडीशन है, 6 mm दे तो 6 मार दिएगा ऑप्शन में, या फिर मेन बार का 1/4, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जीरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम इज नोन एज, ठीक है। क्या होगा ये, ए सिलेंडरनेस रेशियो, बी बकलिंग रेशियो, सी क्रिपलिंग रेशियो या डी कंप्रेसिव रेशियो। क्या होगा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जीरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम इज नोन एज। तो देखिए इसमें होगा आपका ए सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्मूला डिफिनेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल लास्ट है, इसके बाद 2 थ्योरी हैं अभी। तो अब देखिए इसमें ये हाइड्रोलिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या निकालना है, क्या पहले हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस का फॉर्मूला एक फेमस फॉर्मूला है हेड लॉस का, इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने हेड लॉस पे कराया है, पाइप में घर्षण के कारण हेड लॉस का कारण फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। हेड लॉस यानी कि HF इक्वल टू F डैश LV² अपान 2GD। समझ में आ रहा है। हेड लॉस इक्वल टू, जिसको हम HF से डिनोट किए, इक्वल टू क्या होगा, F डैश LV² अपान 2GD, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए सारा मान दिया गया है, सिर्फ वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें आपका ये जो L है वो L आपका दिया गया है लेंथ 30 किलोमीटर, ठीक है, जिसको हम ये मीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देन क्या दिया हुआ है डी आपका डायमीटर 80 सेंटीमीटर, किसी एक में कन्वर्ट करना है, मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका L भी दिया गया है, डी भी दे दिया है, भी यानी कि वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर, अब बताइए ये भी दे दिया है, ठीक है। और फ्रिक्शन फैक्टर भी दे दिया है F डैश, ठीक है, F डैश जो यहाँ पर है फ्रिक्शन फैक्टर वो भी दे दिया है 0.32, ठीक है। तो सब जब दे ही दिया है, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.81 रख लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। चलिए इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिए यही है, पाइप के घर्षण के कारण हेड लॉस है, तो ये आपका फॉर्मूला हेड लॉस का फेमस फॉर्मूला है। अब इसको फॉर्मूला को पढ़ना इसलिए जरूरी, कभी कभी पूछता है आपका कि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फॉर्मूला पता रहेगा तभी तुम लिखेंगे कि भाई ये इसका प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इनडायरेक्टली है कि डायरेक्टली है। तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, तभी थ्योरी भी होता है। तो लेंथ भी दिया है, ये दिया है, ये सब दिया है, बस वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ फ्रॉड नंबर फॉर ए वीक जंप, ठीक है। कमजोर कूद के लिए फ्रॉड नंबर की सीमा क्या होगी, ए 1.0 से 1.7, बी 1.7 से 2.5, सी 2.5 से 4.5 या डी 4.5 से 9.0। तो क्या होगा रेंज ऑफ फ्रॉड नंबर फॉर द वीक जंप। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1.7 से 2.5। तो देखिए वीक जंप का दिया था 1.7 से 2.5, तो बहुत सारे जंप हैं, ये देखिए जंप ही जंप है। वीक जंप का आपका दिया था 1.7 से 2.5, अंडुलर जंप होगा तो होगा आपका 1.0 से 1.7, ठीक है।
ये तो आपका दिया था विक जंप में, क्वेश्चन में था। ऑसिलेटिंग जंप होगा तो 2.5 से 4.5, स्टडी जंप होगा तो 4.5 से 9, और स्ट्रॉन्ग जंप होगा तो फ्रॉड नंबर जो होगा, ये फ्रॉड नंबर है सारे, तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 9, तो हमारा स्ट्रॉन्ग जंप होगा। ठीक है, टेबल याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। और देखिए ये तरीका है आपका पीडीएफ का, पीडीएफ को मिल जाएगा। जो वीडियो मैंने अपलोड किया 28 दिसंबर से अपलोड कर रहा हूँ और 28 जनवरी तक चलेगा। सिर्फ आपको 99 रुपये पे करना होगा इस नंबर पे, ये और मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, वंस टाइम आपको 99 रुपये पे करना होगा, और जितना ही पीडीएफ है मैंने अपलोड किया है 28 दिसंबर से 28 जनवरी, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। एंड जो मैंने बताया था कि जो टेबल है उस टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ, कैसा टेबल है वो, उसको भी देखिए। तो दोस्तों यही मेरा टेबल है। ठीक है, तो देखिए कुछ राइटिंग वाली तो प्रॉब्लम है, तो वो तो देखिए राइटिंग वाली प्रॉब्लम है, तो ये फिलहाल मैंने आज नहीं लिखा, पहले का था लिखा हुआ था, और टाइम नहीं है हमारे पास इतना चीज़ फिर से लिखने का। 10 से 12 टेबल है, टाइम मैनेज कीजिए थोड़ा आप भी। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, जो ना समझ में आए वो सुन के समझ लीजिएगा, और अगर पीडीएफ में दिक्कत है तो आप खुद से भी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो रही होगी हैंड राइटिंग से, तो आप इसको अपने हैंड राइटिंग से लिख कर आप 8-12 जो टेबल है, इस टेबल को आप अपने हैंड राइटिंग से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, तो देखिए ये हमारा प्लेन कंक्रीट है, ये हमारा प्लेन कंक्रीट है, ये हमारा आरसीसी है। ठीक है, ये कंडीशन है जो अक्सर एग्जाम में कंडीशन आता है ना, कि माइल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सर्व, एक्सट्रीम, ये कंडीशन है, और इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई माइल्ड कंडीशन में क्या होगा, मॉडरेट में क्या होगा, सर्व में क्या होगा, वेरी सर्व में क्या होगा, एक्सट्रीम में क्या होगा, और दुनिया भर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये इसी टेबल से ज़्यादातर पूछा जाता है, और यही सारा नंबर है, आरसीसी का है। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ राइटिंग वाला प्रॉब्लम, तो आप समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कंडीशन है, जब हमारा कंडीशन माइल्ड रहता है, तो देखिए ये हमारा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिनिमम सीमेंट, ये जो लिखा हुआ है मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, अब यही आपको वर्ड में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैक्सिमम सीमेंट वाटर रेशियो माइल्ड स्टील का पूछ रहा तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड पॉइंट, क्या, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। थर्ड क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट का ये 3 कंडीशन। ठीक है, ये आपका प्लेन कंक्रीट का है तीनों। पहला क्या है, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब। सेकंड क्या है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, और थर्ड क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन आपका माइल्ड, मॉडरेट, सर्व, वेरी सर्व दिया गया है, ये आपका नंबर है। ठीक है, नंबर आप देख ही रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर आरसीसी का दिया हुआ है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का दिया था, तो ये भी कंडीशन देखना है, ख्याल रखना है। आरसीसी का पूछ रहा है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, आरसीसी का बोलेगा तो मिनिमम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, और यहाँ क्या है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये जो सेम जो लिखा हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए है, या आरसीसी के लिए लिखा है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका नंबर है। ठीक है, तो टेबल आप ये इस टेबल को देख लीजिए, एक्सट्रीम का सारा पढ़ जाइएगा, नंबर तो दिक्कत नहीं है। इधर आपका M20, M25। ठीक है, ये देखिए ये ग्रेड दिया हुआ है, इसके लिए सब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, और इसका ग्रेड इधर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका पूछता है M15, M20 ऐसा ही पूछता है, तो ये आपका ग्रेड से भी
आप क्लियर करते रहिएगा, ठीक है। ये टेबल क्लियर है। चलिए सेकंड टेबल को देखिए। अब देखिए सेकंड टेबल है हमारा, इसमें ये मटेरियल है और ये यूनिट वेट केजी पर मीटर क्यूब से है। जब मटेरियल हमारा आरसीसी का है तो ये 2500 केजी पर मीटर क्यूब होगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा तो 2400 केजी पर मीटर क्यूब होगा। पोर्टलैंड सीमेंट होगा तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होगा। सीमेंट मोटार होगा तो 2000। स्टील का 7850 केजी पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये मटेरियल है और ये इसका यूनिट वेट है, ठीक है। दो टेबल क्लियर। थर्ड देखिए, अब इसी टेबल से इतना क्वेश्चन बना देते हैं ना कि लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, और इतना बड़ा बड़ा बुक भी बन जाता है, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा बुक। तो अब उसी बुक में पेज पलटते रहिए। तो आगे देखिए, अब देखिए ये थर्ड टेबल है, यहाँ डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी लिखा है। ये स्लम्प वैल्यू mm में दिया गया। कंपैक्टिंग फैक्टर दिया हुआ है। एक्सट्रीमली लो के लिए है, वेरी लो के लिए है, लो के लिए है, मीडियम के लिए, हाई के लिए। ये आपका स्लम्प वैल्यू दिया गया है, ये कंपैक्टिंग फैक्टर दिया गया है, ठीक है। 0.65 से 7, 0.7 से 0.80, ठीक है। 0.80 से 85, 0.85 से 0.92 और एवं 92 दिया गया है, ठीक है। और हाई का डिग्री ऑफ वर्कबिलिटी हाई रहेगा, यानी कि 100 स्लम्प वैल्यू 100 से 150 रहेगा, और कंपैक्टिंग फैक्टर एवं 92 रहेगा। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, परमिसिबल लिमिट। ये मटेरियल दिया गया है, ये परमिसिबल लिमिट दिया गया है मैक्सिमम। ये आपका किस में, पीएचई का है। तो ऑर्गेनिक रहेगा तो 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक रहा है तो 3000 mg पर लीटर, सल्फेट के लिए 400 mg पर लीटर, क्लोराइड के लिए 2000 mg पर लीटर फॉर कंक्रीट विदाउट स्टील, ठीक है। फॉर कंक्रीट विदाउट स्टील 2000 mg पर लीटर और 500 mg पर लीटर विथ स्टील, ठीक है। दोनों कंडीशन का आपका दिया है। सस्पेंडेड के लिए 2000 mg पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये भी आपको पता है। क्रीप कोफिशिएंट, विसर्पण गुणांक। एज ऑफ लोडिंग दिया है 7 दिन के लिए 2.2, 28 दिन के लिए 1.6 और 1 साल के लिए 1.8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दिया है mm में, और मैक्सिमम वाटर कंटेंट लीटर में दिया गया है, ठीक है। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यानी कि मिलावा जो mm दिया है 10 mm का रहेगा तो, या 208। मैक्सिमम वाटर कंटेंट 208 लीटर। जो 20 mm का रहेगा तो 186 लीटर। 40 mm का रहेगा तो 165 लीटर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आपको दिक्कत होगा समझने में क्या क्या लिखा है, तो एक बार बोल दे रहा हूँ, पढ़ दूँ रहा, समझ लीजिए। देखिए, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर आपको दिया गया है, ठीक है। एडेड इन कंक्रीट, तो ये सब एडमिक्सचर कंक्रीट में ऐड किया जाता है, ठीक है। पहला आपका है प्लास्टिसाइजर, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाते हैं ये, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच परमिट्स द रिडक्शन इन वाटर सीमेंट रेशियो एट द सेम वर्कबिलिटी और इंसर्ट हाई वर्कबिलिटी एट द सेम वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। ये हमारा प्लास्टिसाइजर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, और प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल है आपका लिग्नोसल्फोनेट, पॉलीग्लाइकोल एस्टर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक, ठीक है। ये आपका सब क्या है, ये आपके प्लास्टिसाइजर्स हैं। अब देखिए, सुपर प्लास्टिसाइजर में कभी कोई पूछता है कि प्लास्टिसाइजर कौन है, तो मैंने सारा लिख दिया। प्लास्टिसाइजर में कौन कौन था, लिग्नोसल्फोनेट, पॉलीग्लाइकोल एस्टर, कार्बोहाइड्रेटेड हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर, इसे हम हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द प्लास्टिसाइजर इन टर्म ऑफ देयर एक्शन, बट इन केमिकल रिएक्शन दे आर डिफरेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका मेनली एग्जाम्पल बहुत आता है एग्जाम में, तो डिफिनेशन ना याद करके, डिफिनेशन आप समझ लीजिए, इजी वर्ड में समझ लीजिएगा,
और एग्जाम्पल में मेन फोकस करना है, ये भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में मेन फोकस। तो इसका एग्जाम्पल है आपका मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट, सल्फोनेटेड मेलानिन फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका किसका है एग्जाम्पल? सुपर प्लास्टिसाइजर यानी कि हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। थर्ड है आपका रिटार्डर। ठीक है, रिटार्डर मंदक। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिटार्डर आर द एडमिक्सचर दैट अलाउ डाउन दैट स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। रिटार्डर क्या करते हैं? जो केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन को स्लो करते हैं। तो मुख्य जो रिटार्डर हैं आपके कैल्शियम सल्फेट, टार्टेरिक एसिड, स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज, ये आपके रिटार्डर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम, यही तो सबसे मेन है। इससे में आधा आपका एस्टीमेट का क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से, जो मैंने बताया था क्वेश्चन में किसको किस में मेजर किया जाता है। ठीक है, पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम है और उसको मेजर किस में किस करते हैं, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब हमारा कॉर्निस को मेजर करना होगा, सप्लाई ऑफ पाइप मेजर करना होगा, ग्राउंडिंग ऑफ क्रैक और जॉइंट मेजर करना होगा, तो उसको हम मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। प्लास्टरा होगा, प्लास्टरिंग होगा, पॉइंटिंग होगा, डेडो पॉइंटिंग डेडो, वाइट वाशिंग यानी कि जो दीवार जो रंगते हैं वाइट वाशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग, पॉलिशिंग, कोल्टरिंग, ये सब होगा तो ये भी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। रूफ, टाइल्स रूफ, स्लेट रूफिंग, सीलिंग, सेंटरिंग, शटरिंग, डीपीसी, वुडवर्क, इंडोर एंड शटर्स, सोइंग ऑफ टिम्बर यानी कि लकड़ी की चिराई, प्लाईवुड, ये सब भी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब ये नंबर संख्या में करते हैं क्या? बोरिंग होल्स इन आयरन, पेंटिंग लेटर एंड फिगर, ऑर्नामेंटल एंड पिलर कैप्स, ये आपका नंबर में होता है। अब देखिए क्यूबिक मीटर में क्या क्या होता है? तो अर्थक्वेक इन एक्सवेशन मतलब जो मिट्टी खुदाई होती है, पडलिंग होती है, क्वायरिंग ऑफ स्टोन, पत्थर का जो खुदाई होता है, और कंक्रीट का खुदाई कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें क्यूबिक मीटर में करते हैं। पत्थर की खुदाई होती है तो वही भी क्यूबिक मीटर में, मिट्टी खुदाई भी, ब्रिक वर्क भी करते हैं तो क्यूबिक मीटर में, स्टोन मेसनरी भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, ईंट चिनाई, पत्थर चिनाई, सब क्यूबिक मीटर में। ठीक है, अब देखिए क्विंटल में क्या क्या होता है? तो रोल्ड स्टील जॉइंट, स्टील रेनफोर्समेंट, बाइंडिंग ऑफ स्टील, सब क्विंटल में होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसका थोड़ा हाँ वर्ड का दिक्कत, इसलिए तो मैंने एक बार बोल दिया है, तो हम वर्ड नहीं समझ में आया तो बोलने से तो समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और ना समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, इसको लिख कर बता दूंगा, और क्या कर सकता हूँ एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये तो कन्वर्जन टेबल है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सर्वे का है। ठीक है, सर्वे का न्यूमेरिकल आएगा तो इसको अच्छा एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। आगे देखिए टेम्परेचर एट विच कलर चेंज ऑफ ब्रिज। ठीक है, अब ये देखिए कलर दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट इन क्ले। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्रिक है, ब्रिज नहीं है, ब्रिक है। टेम्परेचर एट विच कलर चेंज ऑफ ब्रिक। ठीक है, ये आपका कलर है और कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन क्ले। ठीक है, तो ब्लैक कलर किसके कारण होता है? तो मैग्नीज और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन के कारण, ब्लूइश ग्रीन अल्कालीज के कारण, ब्राइट रेड लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड के कारण, ब्राउन लाइम इन एक्सेस येलो आयरन और मैग्नीशिया के कारण येलो होता है ब्रिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आगे क्या है? एक्सपोजर है, एनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये कवर एक्सपोजर दिया है, कंडीशन आपका एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है, माइल्ड मॉडरेट सर्व वेरी सर्व स्ट्रीम, और नॉमिनल कंक्रीट कवर दिया गया, उसमें कवर नहीं था और इसमें कंक्रीट कवर दिया गया। ठीक है, अब ये मेंबर दिया गया है, स्लैब बीम फुटिंग, और ये आपका मिनिमम कवर दिया गया। स्लैब में मिनिमम कवर 20 mm, बी में 20 mm, कॉलम में 40 mm। ठीक है, फॉर डेप्थ लेस देन 12 mm और 25 mm, फॉर डी ग्रेटर देन स्मॉलर देन 12 mm। ठीक है, फुटिंग के लिए 50 mm। ठीक है, क्लियर है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। मेंबर्स मिनिमम कवर पूछता है आपका, स्लैब का, बीम का, कॉलम का, फुटिंग का मिनिमम कवर अक्सर पूछा जाता है, तो आपका नोट कर लीजिए। और नॉमिनल कवर भी पूछा जाता है, माइल्ड स्टील, मॉडरेट फोर्स, ये भी। तो सारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रटते जाइए, ठीक है। जो लोग के पास तो नोट्स होगा ठीक है, उनके पास तो होगा, जिनके लिए नहीं है उसके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को तो बाद में करेंगे, फिलहाल 12th तक ही आप नोट कीजिए। आगे जैसा मिलेगा आपको और भी प्रोवाइड करते रहूँगा। PDF आपको पता ही कैसे मिलेगा, ठीक है। 790585 ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, और जो नंबर इस पर फ़ोनपे की या आप गूगल पे कर दीजिए 99 रुपये, आपको PDF मिल जाएगा। जो 28 दिसंबर से मैं वीडियो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, और टिल 28 जनवरी तक जो भी अपलोड होगा सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। 7905858807। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक करिएगा ज़रूर अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।